आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? अगर इसके नाम को देखा जाए तो इसके नाम में इसका लफ्ज़ छुपा हुआ है। एनर्जी का तो आपको पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन बनाने के लिए जो एनर्जी है, और आयन क्या होता है? चार्ज कैरिंग स्पीशी। तो चार्ज कैरिंग स्पीशी या किसी एटम पे चार्ज लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें द एनर्जी required to remove the electron from the outermost shell of a isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy। मुझे पता है मैंने यहाँ पे जितनी बात की है ज़्यादातर लोगों के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर अगर याद करने के हिसाब से देखा जाए ना तो तीन चीज़ें हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन मूव करना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। हमने कोवलेंट जो वैलेंस शेल होता है या आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ऑफ एन आइसोलेटेड, एक अकेले गैशियस एटम। आइसोलेटेड से मुराद क्या है? आइसोलेटेड गैशियस एटम से मुराद है हमारे पास कंटेनर में सिर्फ वो वाला एटम्स मौजूद हों और इसके अलावा कोई और किसी किस्म की गैस या किसी और किस्म के एटम्स मौजूद ना हो, तो उसको आइसोलेटेड गैशियस एटम हम कहेंगे। और गैशियस स्टेट में लाने के लिए ज़रूरी, आयोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि गैशियस स्टेट में लाया जाए, और उनको ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। मतलब उन लोगों को रिएक्टिव नहीं होना चाहिए था, उनको ना तो वो रिएक्टिव होना चाहिए ना रेडियो एक्टिव होना चाहिए, कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में होंगे तो तब तो उनके से आराम से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है एक ख़ास एनर्जी दे के। लेकिन अगर वो पहले से एक्साइटेड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी जो है वो वेरी करती जाएगी। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया? तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी की हमारे पास डेफिनेशन। अब हमने ये फैक्टर्स थोड़े बहुत बताए हैं, तो अगर हम फैक्टर्स की ही बात करते चलें तो कौन से फैक्टर हैं जिनसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इफ़ेक्ट, जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफ़ेक्ट होता है? तो वो हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें द फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी पे जो फैक्टर्स हैं इफ़ेक्ट करते हैं वो हैं 5 हैं टोटल। 1 2 3 4 और 5। तो 5 कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हम कहते हैं एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, इसका हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है? तो हम एटॉमिक साइज़ का हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है। जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। मतलब उतनी कम, जितना ज़्यादा आपके पास एटम का साइज़ होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको उतनी ही कम लगानी पड़ेगी, मतलब उतनी ही एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं और एक छोटा रूम है, तो छोटे रूम में आपको चीज़ों जो हैं आप आराम से पकड़ सकते हो। यूँ यहाँ से ये चीज़ पकड़ ली, वहाँ से वो चीज़ पकड़ ली, ये आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ेगा। इसके बरक्स अगर वही चीज़ें एक पूरे बड़े हॉल में फैली हुई हों तो आप उन सारी चीज़ों को क्या पकड़ सकते हो? आसानी से नहीं, आपको उन पर होल्ड कम हो जाता है। इसी तरह जब एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है ना, जब एटम का साइज़ बड़ा, फिर वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं और सबशेल्स ऐड होते जाते हैं। ठीक हो गया? तो उससे फिर न्यूक्लियस का जो है ना, वो आखिरी वाले जो है ना आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर होल्ड काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरा फिर हमारे पास फैक्टर है, वो है शील्डिंग इफेक्ट।
तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली एक रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में। अब ये हमारे पास सपोज करें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया, और अब ये हमारे पास दूसरा आ गया, क्या कहते हैं, शेल, तो उसमें हमारे पास ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये आपस में ना रिपल्शन क्रिएट करेंगे जब भी आमने सामने आएंगे। ये तो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, जैसे ही आमने सामने आएंगे रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ना, शेल्स में जो डिस्टेंस होता है ये मेंटेन रहता है, ठीक हो गया। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी, जिससे एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा, और फिर वही बात आ जाती है, जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो इसका भी, शील्डिंग इफेक्ट का भी इनवर्स रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एटॉमिक साइज़ हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया। अब हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यूक्लियस पे के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन्स और दूसरे होते हैं प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन्स है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने ही जो है ना इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का। जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की भी तादाद होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन्स जो करीब होंगे ना उन पर होल्ड न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा। ओके, तो जब न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होगा आउटर मोस्ट शेल में से। तो इसका जो रिलेशनशिप है न्यूक्लियर चार्ज का वो होगा डायरेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन है डायरेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। इसके अलावा 2 और हैं। सबसे पहले है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास नोबल गैसेज है ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास कंप्लीट होती है। आपको पता है कि वो या तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं या डुप्लेट रूल को। उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसकी वजह से उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उनकी आयोनाइजेशन वो एनर्जी है बहुत हाई हो जाती है, जो कि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं, जिनको हम नोबल गैसेज भी कहते हैं। इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज, उनके काफ़ी नाम हैं, ठीक हो गया। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इधर एंड पे है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बेसिकली वही है कि एस सब शेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पर न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी सब शेल में, फिर उसके बाद डी, और उसके बाद एफ़। क्योंकि इन सब शेल्स में, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सब शेल में 6 होते हैं, डी में हमारे पास 18 होते हैं, और एफ़ में हमारे पास 32 होते हैं, ठीक है। तो इनकी तादाद की जो है वेरिएशन, इस वजह से हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने थोड़े से फैक्टर्स वगैरह को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक टेबल में इनके पीरियड्स और ग्रुप्स में कैसे इनकी वैल्यूज़ अप एंड डाउन होती हैं। तो हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इनके क्या हैं? सबसे पहले इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो हमारे पास है, हम बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। इसके क्या रीज़न हैं? तो अब हम यहाँ पर रीज़न्स भी लिखते हैं। 2 रीज़न्स हम यहाँ पर देंगे। पहली रीज़न जो है वो ये है कि जो एटम्स का एटॉमिक साइज़ है ना, वो डाउन द जो ग्रुप जो होता है वो बढ़ता है। ईच पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स का साइज़ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द एटॉमिक साइज़ increases down the group। अब वो बढ़ता क्यों है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर shells and subshells of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स और सबशेल्स की अमाउंट में इंक्रीज़ आता है।
वो क्यों आता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ शेल्स एंड सब शेल्स भी बढ़ेंगे। और अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो तो इससे हमारे पास एक और इफेक्ट भी आना चाहिए, वो है शील्डिंग इफेक्ट का। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, shielding effect also increase and the ionization energy decreases। और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी इस वजह से। तो ये दो रीज़न्स हमारे पास आ गई। अब हम तीसरा जो है इसका ग्राफ बना लेते हैं कि बुक में हमारे पास एक ग्राफ भी गिवन है। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ग्राफ बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि पेपर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाला जाए। अब एक बोर्ड वाले के पास दिन में 10,000 पेपर आ रहे हैं, 10,000 पेपर में से सपोज़ कर लें 100 ने ग्राफ बनाया हुआ है, तो वो 100 का इंप्रेशन उन पर अच्छा पड़ेगा और वो 100 बच्चों को समझेगी कि इन्होंने कोई मेहनत की हुई है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, अपने पेज के सेंटर में ना यूँ लाइन लगा देनी है। आप अपने रजिस्टर्स पे जिस पे आप ये कॉपी कर रहे हैं या आपने जो है जिस भी चीज़ पे शीट्स पे आप कॉपी कर रहे हैं तो उस पर आपने सीधी लाइन लगानी है स्केल के साथ। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये लग्जरी मौजूद नहीं है तो इसलिए मुझे इस तरह जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है मार्कर से, ठीक है। उसके बाद आपने दो एक्सेस बनाने हैं, एक्स और वाई एक्सेस। वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को आपने थोड़ा सा लंबा कर लेना है। यहाँ पर आपने लिखना है आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पर आपने लिखना है एटॉमिक साइज़ और उसके बाद आपने इशारा कर देना कि आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ से नीचे से ऊपर इंक्रीज़ हो रही है और एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ हो रहा है। मैं सॉरी यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, ये ग्राफ मैं किस चीज़ का बना रहा हूँ वो है अल्कलाई मेटल्स का। अल्काली मेटल्स जो कि हमारे पास होते हैं, चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा, अल्कलाई मेटल्स हमारे पास होते हैं ग्रुप 1A के अंदर। अल्कलाई मेटल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम। लिथियम, देन वी हैव लिथियम, सोडियम, उसके बाद हमारे पास आता है पोटेशियम, देन वी हैव रुबीडियम एंड थर्ड वी हैव सीजियम, ठीक है। और आपने इनको बनाना यूँ है कि इनको नीचे की तरफ लेके जाना। तो लिथियम के हम यहाँ पर लगा देंगे, फिर सोडियम के डॉट, फिर ये डॉट, फिर ये डॉट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप से हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ होती जा रही है। आपने इस तरह ये बना लेना है हमारे पास इस तरह का ग्राफ, और ग्राफ को नीचे बनाने के बाद आपने नीचे भी यूँ लाइन लगा देनी है। हो सकता है आपको ये लाइन नज़र ना आए, कैमरे की पोजीशन कुछ इस तरह है, लेकिन आपने खुद लगानी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक ग्राफ भी बन गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड जो है डाउन द ग्रुप वो कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है अलोंग द पीरियड, तो आइए स्टूडेंट्स हम उसकी तरफ चलते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ पीरियड्स। तो अलोंग द पीरियड्स हमारे पास क्या पीरियोडिक ट्रेंड आता है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर बता देंगे द आयोनाइजेशन एनर्जी increases along left to right in a period। पीरियड में लेफ़्ट से राइट जो है हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसकी क्या रीज़न्स है, तो इधर भी हम इसके रीज़न्स देंगे दो। तो इसकी यहाँ पर रीज़न्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रीज़न हमारे पास है तो पहली जो रीज़न है ना वो न्यूक्लियर चार्ज है। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन ईच ग्रुप along left to right in the period। कि पीरियड में जैसे ही हम आगे जाते जाते हैं ना तो हमारे पास जो है वो
हमारे पास जितने भी होते हैं ना, क्या कहते हैं, एक के बाद एक आने वाला जो होता है एटम, उसका जो है साइज़ बड़ा होता जाता है। उसका साइज़ बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है ना वो ज़्यादा होते जाते हैं। उसके सबशेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो जाते हैं। तो उनका साइज़ जो है ना, वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता अलॉन्ग द पीरियड, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़रूर इंक्रीज़ होते हैं। और दूसरी रीज़न यहाँ पर क्या है, तो इसको हम पूरा यहाँ पर कर देते हैं, रेड इन द पीरियड्स इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज electrons are bounded more strongly with the nucleus। तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना देते हैं। दूसरी यहाँ पर हमारे पास रीजंस क्या आ रही हैं, दूसरी रीज़न हमारे पास आ रही है द शील्डिंग इफ़ेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो कहाँ गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो उसका होल्ड जो है न्यूक्लियस का इसलिए कम हो जाता है क्योंकि अब उसके पास शेल्स में तादाद ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और प्रोटॉन्स जो होते हैं होते तो उतनी तादाद में है, लेकिन उनका जो है वो बैलेंस नहीं बन रहा होता, तो इतना होल्ड नहीं होता। लेकिन जब प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद फिर न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो शील्डिंग इफेक्ट को ओवरटेक कर जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ओवरटेक होने की वजह से जो है वो सारे के सारे जो सब शेल्स हैं ना वो करीब आना शुरू हो जाएंगे। वो करीब आके एटम का साइज़ छोटा होता जाएगा, और उससे मैंने आपको वही एग्जांपल दी थी, जितना ही कमरा छोटा होता जाता है उतना आपके पास चीज़ों के ऊपर होल्ड ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन almost constant along periods। तो ये दो रीजंस आ गई हैं हमारे पास। अब हम नीचे एक ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ हम किस चीज़ का बनाएंगे, ऑफ स्मॉल पीरियड, छोटे पीरियड्स का हम ग्राफ बनाएंगे जिनके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, 2 से लेकर 8 तक। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने के लिए पहले आप मार्कर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपने 2 एक्सेस बनाने हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। लेकिन इसमें आपने वाई एक्सेस जो है काफ़ी लंबा बनाना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसकी रीज़न भी पता लग जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इधर आएगी और एटॉमिक साइज इधर आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई, एटॉमिक साइज आ गया, एग्जैक्ट सेम थिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम ये लिखना शुरू करेंगे। तो पहला जो हमारे पास पीरियड है उसमें से 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो हमारे पास लिथियम से शुरू होता है। लिथियम के बाद हमारे पास ऊपर आता है, लिथियम के ऊपर हमारा बेरिलियम होता है, फिर हमारे पास आता है बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, फिर होता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर हमारे पास होता है फ्लोरीन, एंड देन एंड पे हमारे पास होता है नियॉन। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले पीरियड में आ जाएं तो वो हमारे पास शुरू होता है सोडियम से। सोडियम के बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एलुमिनियम, एलुमिनियम के ऊपर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के ऊपर आता है फॉस्फोरस, उसके नीचे आता है सल्फ़र, सल्फ़र के बाद फिर ऊपर जाके हमारे पास आता है क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास जाके आ जाता है आर्गॉन। ठीक हो गया। तो एंड पे जो होता है हमेशा एक नोबल गैस आएगी, तो इसको हम इसी तरह ही जो है ज्वाइन कर लेंगे। कि हमने अब ये सारे के सारे ज्वाइन करने हैं दोबारा। तो अब हमने पूरी लाइन इसी तरह हमने ज्वाइन कर देनी है। ये आई लाइन नीचे, दैन फिर यूँ,
एंड अगेन ये ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा। तो ये याद करने में आपको ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और इससे आपको जो इंप्रेशन आएगा वो आपके पास 5 नंबरों से ज़्यादा का है। तो 5 नंबर बड़ी चीज़ होते हैं। अगर आपने ऐसे ग्राफ बनाए हों तो मुश्किल ही है कि जो है एग्जामिनर आपका ये क्वेश्चन पढ़ना भी गवारा करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इस पूरे टॉपिक की समरी। तो स्टूडेंट्स अगर हम समरी करें तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom in its ground state। तो हमने ये चंद बातें बताई थी, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने इसके बताए थे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसकी फैक्टर्स जो हैं वो क्या थे हमारे पास? तो फैक्टर्स थे हमारे पास पहला फैक्टर था जिसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जितना इंक्रीज़ हो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जितना इंक्रीज़ हो जाए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, इसका भी इन्वर्स रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज था। न्यूक्लियर चार्ज भी जितना इंक्रीज़ हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसका उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद हमने बताया था कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, CEC जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि हमारे पास होती है नोबल गैसेस के पास। तो इनमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एंड पे पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट का। पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट जो कि हमारे पास था कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उतने ही हमारे पास उतने शेल्स में हमारे पास न्यूक्लियर कंट्रोल कम हो जाएगा। तो एस का सबसे ज़्यादा, फिर P का आना था, एस फिर P सब शेल, फिर D सब शेल एंड देन F सब शेल। तो ये हमारे पास पेनिट्रेशन स्टेट था। उसके बाद हमने इसके बताया कि इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं। तो हमने पहले बताया था कि इसके डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास जो आयोनिक एनर्जी थी वो डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी रीज़न्स हमने 2 बताई थी। पहली रीज़न हमने बताई थी कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है? कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के जो सबशेल हैं वो ऐड होते जाते हैं। और दूसरा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया था डाउन द ग्रुप एंड देन वी हैव द पीरियड्स। तो पीरियड्स में आपको बताया था कि पीरियड्स में अलॉन्ग द पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। वो क्यों होती है उसकी भी हमने 2 रीज़न्स बताई थी। सबसे पहले हमने वहाँ पर रीज़न बताई थी कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो होता है इंक्रीज़। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई। और दूसरी हमने बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रहता है कांस्टेंट। जब शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहा तो शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट ही ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक था आज का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।